तो भव्यात्माओं, हम स्वाध्याय कर रहे हैं घुमटसार जीवकांड ग्रंथराज का। सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र महाराज जो है, वो इंद्रिय महामार्गणा के अंतर्गत चक्षु इंद्रिय के उत्कृष्ट विषय क्षेत्र की सिद्धि किस प्रकार से होती है, संगी पंचेंद्रिय जीव जो है वो 47,263 योजन से कुछ अधिक किस प्रकार से जानते हैं, इस प्रकार की चर्चा यहाँ से प्रारंभ हो रही है। कल हमने उस गाथा को देखा था। कल के क्लास के बाद में हमने भी और कुछ प्रयास किए, कुछ ग्रंथों का उद्धरण देखा, कई कई पर धवला जी के भी हमें प्रकरण प्राप्त हुए, किंतु ये सारा विषय जो है ये किसकी अपेक्षा, द्रव्येंद्र की अपेक्षा है, भावेंद्र की अपेक्षा से है, छू कर की अपेक्षा है, बिना छू कर की अपेक्षा से है। इस प्रकार से कहीं कोई वर्णन नहीं मिलता। किंतु एक चीज हमें कुछ नई प्राप्त हुई इस खोजा खोजी में, और वो ये है कि जो हम ये चक्रवर्ती की अपेक्षा से जो ये सारा वर्णन मानते हैं, चक्षु इंद्रिय की जो इंद्रिय का विषय का प्रमाण है वो चक्रवर्ती की अपेक्षा से मानते हैं, किंतु पंचेंद्रिय संगी पंचेंद्रिय के सभी प्रमाण जो है वो आचार्य भगवंतों ने चक्रवर्ती की अपेक्षा से माने हैं। अर्थात स्पर्शनेन्द्रिय का संगी पंचेंद्रिय का उत्कृष्ट विषय भी चक्रवर्ती की अपेक्षा से है, घ्राणेन्द्रिय का, रसनेन्द्रिय का, ये सारी जो विषय है ये चक्रवर्ती की अपेक्षा से माने। मतलब चक्रवर्ती के पास पांचों इंद्रियों के उत्कृष्ट विषय का क्षेत्र की क्षयक्षम रहता है, उस प्रकार से उनके पास ताकत रहती है, उनके पास वो बल रहता है। ठीक है, ये पहली बात। और दूसरी बात, हमें पढ़ते पढ़ते एक जगह पर इस प्रकार से भी वर्णन मिला, जैसे केशववर्णी जी ने लिखा है कि सूर्य के जिनबिंब का जो दर्शन है वो केवल चक्रवर्ती भरत स्वामी ने किया था ऐसा नहीं है, इसके साथ उन्होंने शब्द लगा दिया ऋषभदेव आदि ने भी किया। तो ये हमें प्राप्त हुआ, किंतु ये विशेषार्थ में उन्होंने लिखा हुआ है, इसलिए हम ज्यादा इसके ऊपर नहीं, जो आगम में आया है, जो टीका में आया है, वैसे हमने आपको बता दिया, इसलिए इसके ऊपर ज्यादा चर्चा मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है आपके चेहरे मुझे बता रहे हैं कि आप लोग बिल्कुल तैयार हो शस्त्र लेकर के प्रश्नों के, किंतु जितना आया उतना ही मैंने बता दिया। ठीक है, इसके ऊपर ज्यादा टिप्पणी मैं नहीं करूंगा। बहुत अच्छी बात है, मतलब नई नई चीजें कहीं कहीं टीका में आती है तो हम अपने संकलन में इसको रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इसके आज बहुत एक महत्वपूर्ण बात हम करने जा रहे हैं, वो है कि टीका की अपेक्षा से वर्णन, और टीका में हट करके थोड़ा कुछ जो हमें लगा उसका भी कुछ गणित के माध्यम से हम आज उसकी चर्चा करेंगे। तो अब चक्षु इंद्रिय के उत्कृष्ट विषय की सिद्धि कैसे होती, तो आचार्य भगवान 170 नंबर की जो ये गाथा है, 170 नंबर की गाथा में इसको बता रहे हैं। चलिए एक बार इसको पढ़ लेते हैं, फिर से कल हमने पढ़ी थी, फिर भी और एक बार पढ़ लेते हैं इसको। तिन्नी सट्टि विरहद लखम दस मूल ताड़िदे मूलम नवगुणिदे सट्टिहिदे चक्षुफासस् अधानम। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि तीनी सयसठी 360 कम, विरहित मतलब कम, 1 लाख, 1 लाख में से 360 गए तो 99,640 आ जाते हैं। इसको 10 मूल ताड़ी दे, 10 मूल ताड़ी दे मूल मतलब 10 के वर्गमूल से गुना करना चाहिए, और उसको 9 से गुणाकार करते हुए 60 ही दे, 60 से भाग देना चाहिए। तो चक्षु फासस, चक्षु के विषय का अधानम, सीमा प्राप्त होती है, या फिर उत्कृष्ट विषय प्राप्त होता है। देखिए, हम सब ने जब भूमिति पढ़ी बचपन में, स्कूल कॉलेजेस में, तो वहां पर एक वर्तुल, सर्कल, गोलाकार जो होता है, उसकी परिधि निकालने के लिए, उसका पेरीमीटर निकालने के लिए सूत्र था पाई डी। पाई एक संख्यांक था, फिक्स, एक मानक था, और डी है जिसे हमने तभी 22 सप्तमांश इतना किया था, जो हिंदी मराठी गुजराती में पढ़े हैं वो 22 सप्तमांश। ठीक है, नहीं तो 3.14, इस प्रकार से 3.14 ऐसा माना जाता है। और ये पाई को डी अर्थात डायमीटर, व्यास या विष्कंभ, आगम में विष्कंभ कहा गया है, विष्कंभ का अर्थ होता है व्यास,
इससे गुणा करना है तो हमें परिधि मिलती है, पेरीमीटर मिलता है। सबको समझ में आ रही है बातें? याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर्कल, गोलाकार, एक गोल जो है, एक मंडल जो है, उसका व्यास, डायमीटर, और उसकी परिधि मतलब जो गोलाकार है वो क्षेत्र। अब ये इसी को यहां पर आचार्य भगवान कह रहे हैं। कैसे? तो एक चित्र को हमें देखना है, उस चित्र की अपेक्षा से इसको समझ सकते हैं। तो अगली स्लाइड जो हमने पीडीएफ में रखी है, तो ये स्लाइड आपके सामने आ रही है, दिख रहा है सबको? ये मोटा मोटी है, टू द स्केल नहीं है। क्या दिख रहा है आपको स्टाइल में? आधा जम्बूद्वीप दिख रहा है ना? सबसे ऊपर विधेय क्षेत्र दिख रहा है, और विधेय क्षेत्र से नीचे एकदम छोटा सा निषद पर्वत पहले दिख रहा है। निषद पर्वत के नीचे फिर हरि क्षेत्र है। हरि क्षेत्र के नीचे महाहिमवान पर्वत, उसके नीचे हैमवत क्षेत्र, उसके नीचे हिमवान पर्वत, और भरत क्षेत्र दिख रहा है। सबको दिख रहा है? और भरत क्षेत्र के बीचों बीच जो आर्यखंड है, उस आर्यखंड में देखो, पीले कलर का हमें क्या दिख रहा है यहां पर? हिमवान पर्वत दिख रहा है, और उसके नीचे 6 खंड दिख रहे हैं। लाल कलर का आयताकार यहां पर अयोध्या नगरी दिख रही है, और विजयार्थ पर्वत सफेद कलर का दिखा है। और विजयार्थ पर्वत के परे हमें लाल गोलाकार से हमें ऋषभगिरी, ऋषभांचल, जहां पर चक्रवर्ती अपनी प्रशस्ति लिखते हैं, वो वाला पर्वत भी दिख रहा है। मैं इसीलिए सारी चीजें बता रहा हूं ताकि आपको एक मैप समझ में आए, नक्शा समझ में आए। ठीक है? अब अयोध्या में महल किसका है? चक्रवर्ती का महल है, और वो अपनी छत छत पर खड़े होंगे, और वहां से उनको सूर्य का दर्शन होगा। सूर्य होगा कहां पर? क्योंकि ये सूर्योदय के समय का जो जिनबिंब है, उसका दर्शन करने वाले हैं, मध्याह्न के सूर्य का नहीं। इस बात को भली भांति समझ लेना सब लोग। बहुत लोगों की भ्रांति होती है, क्योंकि गणित समझाते समझाते आचार्य भगवान इस प्रकार का उल्लेख करते हैं कि मध्याह्न में सूर्य अयोध्या नगरी के ऊपर आता है, पर ये उसकी गति समझने के लिए सिर्फ वर्णन किया गया है। चक्रवर्ती जो सूर्य बिंब का, सूर्य के विमान के जिनबिंब का दर्शन करते हैं, वो उदित होते हुए सूर्य के विमान का करते हैं। तब वो उदित कहां पर होता है? सनराइज कहां पर होता है? सूर्य का उदय कहां पर होता है? वो निषद पर्वत के ऊपर होता है। और निषद पर्वत अभी नक्शे में कहां पर है? तो विदेह क्षेत्र के थोड़ा सा नीचे वहां पर दिखाया गया है, ऑरेंज कलर में। ठीक है ना? अब ये टू द स्केल नहीं है। और ये गोलाकार भी कहां पर दिखाया गया है? सीता नदी के पास दिखाया गया है। सूर्य का जो गोलाकार दिखाया गया है पीला, वो होना कहां पर चाहिए चित्र में? निषद पर्वत के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि निषद पर्वत पर उदित होता है। ठीक है ना? बात सबके समझ में आ रही है? मतलब थोड़ा बहुत टू द स्केल नहीं होने की वजह से ऐसा लगता है। दूसरा, इसमें विदेह क्षेत्र बिल्कुल छोटा दिखाया गया है, और नीचे वाला भाग जो है वो बड़ा दिखाया गया है। किंतु ऐसा है नहीं है, विदेह क्षेत्र बहुत बड़ा है और नीचे वाले भाग बहुत छोटे 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 हैं। ठीक है ना? अब मतलब जब वो निषद पर्वत के ऊपर जब उदित होगा, तब अयोध्या से हमको उसका अंतर निकालना है, क्योंकि इतनी दूरी का जिनबिंब चक्रवर्ती देखने वाले हैं। सबको समझ में आ रही है बातें? तो उनके आंखों का विषय, आंख से कितना दूर तक का देखते हैं, तो ये दूरी कैसे निकालेंगे? तो अयोध्या से निषद पर्वत जितना दूर है, उतना चक्रवर्ती के आंखों का विषय है, देखने का विषय है। अब ये निकालेंगे कैसे? तो निकालने के लिए है, अगर हमें पता चले कि सूर्य की भ्रमण की गति कितनी होती है, सूर्य के विमान की चलने की गति कितनी होती है, अगर गति हमें पता चल जाए भैया इतना इतना किलोमीटर या इतना इतना योजन इतने इतने घंटे में जाता है, तो निषद पर्वत से लेकर के अयोध्या तक उस सूर्य के विमान को आने के लिए जितना समय लगता है, उस समय और गति की अपेक्षा से हम अंतर निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। जिनको अभी तक ये समझ में नहीं आया है और जो सर पकड़ करके बैठे, उनको छोटा सा उदाहरण देता हूं। पुणे से बंबई अगर हम 2 घंटे में पहुंचते हैं, पुणे से बंबई 2 घंटे में पहुंचते हैं, और हमारी गाड़ी की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटा है,
तो पुणे से मुंबई का अंतर कितना हुआ? गणित समझ में आ गया? पुणे से मुंबई जाने के लिए 2 घंटे लगते हैं और गाड़ी की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 2 घंटे में 160 किलोमीटर जाएंगे। मतलब पूना से मुंबई तक का अंतर कितना हो गया? 160 किलोमीटर हो गया। तो अगर हमें गति पता चले और रफ्तार पता चले तो हम अंतर निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। बस यही चीज हमको यहां पर भी करनी है। हमें सूर्य की रफ्तार निकालनी है और सूर्य कितनी देर में निषद पर्वत से अयोध्या तक पहुंच सकता है, इस अपेक्षा से देख करके फिर उसका अंतर अपने आप निकल जाएगा। अब ये अंतर निकालने के लिए पहले हमें सूर्य की गति पता होनी चाहिए। सूर्य की गति पता होनी चाहिए। और सूर्य की गति कैसे पता चलेगी हमको? तो भाई सूर्य पूरा का पूरा जम्बू द्वीप का एक चक्कर, पूरे जम्बू द्वीप का चक्कर लगाता है, किंतु उसके पूरे जम्बू द्वीप के चक्कर लगाने के लिए 2 दिन लगते हैं उसको। मतलब 2 दिन और 2 रात लगती है। जिसे 1 दिन और 1 रात में कितने मुहूर्त होते हैं? 30 मुहूर्त होते हैं। तो 2 दिन और 2 रात में कितने मुहूर्त होंगे? 60 मुहूर्त होंगे, है ना? तो 60 मुहूर्त में वो जम्बू द्वीप का चक्कर लगाता है। तो अगर 60 मुहूर्त, एक तो हमें समय पता चल गया, किंतु रफ्तार निकालने के लिए सिर्फ समय लगता है, इतना समय लगता है बोल करके नहीं चलेगा। तो उतने समय में वो कितना अंतर चलता है ये भी तो पता होना चाहिए। अब अंतर कैसे निकालेंगे? तो ये चलता तो मंडलाकार है, गोलाकार चलता है, और गोलाकार अंतर निकालना है मतलब उस गोल की परिधि निकालनी पड़ेगी, है कि नहीं है? पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। और पेरीमीटर निकालने का सूत्र क्या है? पाए उसको उस भ्रमण क्षेत्र का व्यास उससे गुना कर लो। अब भ्रमण क्षेत्र का व्यास कैसे निकालेंगे? वो तो तब पता चलेगा कि सूर्य कहां से भ्रमण कर रहा है। वो तो बोली भाषा में बोलते बोलते हमने बोल दिया उपचार से कि भाई ये जम्बू द्वीप की प्रदक्षिणा लगा रहा है। तो जम्बू द्वीप का तो व्यास कितना है? 1 लाख योजन। किंतु ये 1 लाख योजन कहां से कहां तक है? जगती से जगती तक है। जगती मतलब बाउंड्री, ये अब तक हमको पता चल गया है। तो जगती से जगती तक का है। किंतु क्या सूर्य जब जगती के ऊपर भ्रमण करता है तब चक्रवर्ती ये सब देखते हैं क्या? नहीं। तो कब? जब सूर्य हमारी अभ्यंतर गली में होता है। हम सबको ये पता है, ज्योतिष के देवों के प्रवर्धन में हमने देखा था सूर्य की 184 गलियां है, और उसमें से जम्बू द्वीप की जगती से अंदर 180 योजन सूर्य की सबसे पहली गली है। कितना है? 180 योजन। याद आ रहा है ना सबको? क्या भैया वाक्य प्रमाणम? भैया की बहुत गलतियां होती है, देखिए आपने, हर 2-3 दिन में एक ना एक तो माफी मांगते ही रहते हैं, है कि नहीं है? हाँ, तो अपना भी तैयार करके रखो। 180 योजन जगती से अंदर है। तो 180 योजन कहां से हो गया? एक साइड से हो गया। और दूसरी साइड से जब देखेंगे वहां पर भी जगती से 180 योजन अंदर से ही घूमेगा। मतलब 1 लाख योजन का अगर हम सर्कल मंडल ले लेंगे तो उसमें से एक साइड से 180 योजन अंदर है और इधर से भी 180 योजन अंदर है। मतलब कुल मिलाकर के 180 और 180, अगर हम 360 को कम करेंगे किससे? जम्बू द्वीप के व्यास से, 1 लाख योजन से, तो हमें सूर्य के भ्रमण का क्षेत्र का व्यास मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और हमें एक सूत्र में व्यास की जरूरत है। तो सूर्य के भ्रमण क्षेत्र का व्यास कितना हो जाएगा? 1 लाख में से 180 और 180 मतलब 360 कम। ठीक है? इसी को तो आचार्य भगवान ने गाथा में लिख दिया। क्या लिख दिया उन्होंने? देखो गाथा आपके सामने है। 367 विरहद लखम। 1 लाख अर्थात जम्बू द्वीप के 1 लाख योजन में से 360,
अर्थात 180 योजन 360 योजन कम कर लो, तब जाकर के सूर्य के भ्रमण क्षेत्र का व्यास मिल जाएगा, जो आ गया 99,640 योजन। क्लियर है? अब 99,640 योजन जो है, वो 99,640 योजन कितना आ गया? ये व्यास आ गया। और इसको अभी पाए पाए की कीमत कितनी आगम में बताई है? 22 सप्तमांश। तो हमें लौकिक गणित ने बताई। आगम में 10 का वर्गमूल कहा, 10 मूल ताड़िदे मूलम। तो 10 का वर्गमूल, तो यहां पर देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ना, 99,640 को गुना कर रहे हैं किससे? 10 के वर्गमूल से। तो ये क्या हो गया? पाई डी, अर्थात परिधि हो गई। तो ये परिधि कितनी आ गई? ये परिधि कितनी आएगी? अभी आपके सामने अगर कैलकुलेटर्स है, अगर कॉपी है, तो उसके ऊपर करिएगा, तो आपको आनंद आएगा इस गणित को करने का, और कभी नहीं भूलेंगे ये। ठीक है? क्या लिखना है? 99,640 गुना 10 का वर्गमूल। अपने मोबाइल के कैलकुलेटर में भी साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है, उसमें जाकर के वर्गमूल निकाल सकते हैं। कैसे निकालना आपको पता है? जिनको पता नहीं है उनको बता दे। सबसे पहले कैलकुलेटर को खोलिए। कैलकुलेटर दिख रहा है आपको? पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ, कैलकुलेटर दिख रहा है। ठीक है ना? ये सामान्य कैलकुलेटर है। उसी सामान्य कैलकुलेटर में एक छोटा सा ऊपर एक बटन रहता है, देखो, उसको लगाते ही ये ऐसे हॉरिजॉन्टल कैलकुलेटर, ये ऐसा वाला चालू होता है, ऐसा आता है। इसको साइंटिफिक वाला कैलकुलेटर कहते हैं। दिख रहा है सबको? हाँ। अब करना क्या है? वहां पर वर्गमूल का एक चिन्ह है, तो सबसे पहले वर्गमूल का चिन्ह दबाइए। सबसे पहले वर्गमूल का चिन्ह दबाइए, और उसके बाद में लिखिए 10, और उसके बाद में इक्वल टू का चिन्ह दबाइए। कितना आता है? 3.1622776602। बहुत सारा 7-8 डिजिट दिए हैं, आप 3.16 इतना ले सकते हैं। ठीक है? इसको गुणाकार करने से कितना आएगा? 3,15,089 पूर्णांक 34 शतांश। गड़बड़ हो गई, आगे पीछे हो गया है ना? क्यों डरते हो? आपको हमने बेसिक तो बताया है। बेसिक क्या बताया है? हम परिधि निकाल रहे हैं सूर्य के गमन क्षेत्र की, है ना? तो उसमें व्यास आपको पता है कि नहीं पता है? 99,640 लिखिए। व्यास 99,640 कैसे आ गया? ये आपको मालूम है, 1 लाख में से 360 कम कर दिए। ठीक है? देखो, हमारे एक एक ऐसे ऐसे स्वाध्यायी है ना, हमें अभिमान होता है, उनके ऊपर गौरव होता है। हमारे यहाँ पर गुलबर्गा से सुमंगला कोठारी दीदी बैठी है, ये वयोवृद्ध है, और एक पुस्तक की उन्होंने संपादन भी किया गया है उनके द्वारा। बहुत अच्छा अच्छा स्वाध्याय कराती है वो। अब वो भी देखो कॉपी लेकर के बैठी है, विषय पता है उनको, फिर भी वो कॉपी लेकर के बैठी है वो। ये अगर इस प्रकार के अगर आप लोग एटीट्यूड रखोगे ना, अप्रोच रखोगे, तो अच्छी तरीके से स्वाध्याय होगा आपका। लिखा आपने, 1 लाख में से कितना माइनस किया? 360, तो 99,640 व्यास आ गया। अब 99,640 को किससे गुणा करना है? 10 के वर्गमूल से। अब 10 के वर्गमूल की संख्या कितनी आती है? 3.16 आती है। ठीक है? और इसका उत्तर कितना आता है? मतलब सूर्य के गमन क्षेत्र की परिधि कितनी आती है? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं 3,15,079, 79 नहीं, 89, 89 कितना कहते भाई? 89 को क्या कहेंगे? 89। 3,15,089 पूर्णांक 34 शतांश। पूर्णांक 34 शतांश। ठीक है? इतना सबके सबने लिख लिया। पुष्पा शाह दीदी क्लियर है कि नहीं है? कहाँ अटक गए जरा बताओ, अनम्यूट कर रहे हैं। क्या क्या लिखा है? अनम्यूट करो तो पहले जरा। कुछ नहीं लिखा? नहीं, लिखा ही नहीं है, मैंने लिखा ही नहीं है।
आंखों से तकलीफ लिखा ही नहीं बिना मैंने। लिखे समझ में आएगा आपके? नहीं समझ नहीं आ रहा है, लेकिन अब लिखूंगी मैं, लिखा ही नहीं मैंने। ठीक है, ठीक से क्या करें। लिखिएगा, ठीक है। अच्छा, और किसके समझ में नहीं आया हाथ ऊपर करो, हम इमीडिएट बताएंगे, क्योंकि ये रटने वाली बात नहीं है। डॉक्टर मधुरी जी, आपने तो करके दिखाया कल, अनम्यूट किया है, बोलिए। स्मिता दोषी दीदी बोलिए। भैया 99,640 ला 10 गुणलं तर 10 से नहीं, 10 के वर्गमूल से गुणना है। वर्गमूल से अब गुणना लिखा ना वहां पर दशमूल तारी दे। आचार्य भगवान कह रहे हैं, आप लोग सिर्फ इतना 10 कैसे लेंगे उसमें से? ठीक है ना। और 10 का वर्गमूल कितना आता है ये भी हमने बताया, 3 पूर्णांक 16 आता है। 3 पूर्णांक हाँ रूबी दीदी बोलिए, क्या चाहिए? भैया जी, जो ये इसके आगे 9/60 ये क्या मल्टीप्लाई का है? अरे ये हमने 9 उसकी चर्चा, हमने उसकी चर्चा ही नहीं करी, आप वहां क्यों पहुंच गए? अच्छा अच्छा हाँ, मैंने सोचा कि मैंने मिस हम कर दिया क्या पता नहीं। हमारे साथ में चलिएगा, ठीक हाँ है। वो मैंने आंसर लिखा, वो मैंने आंसर हाँ लिखा। बस ठीक है, गंतव्य तक हम पहुंचा देंगे सबको, ठीक है ना। निर्मला जयपुर, निर्मला दीदी जयपुर से। वंदना भैया जी, 99,640 तो गुणा जो कर रहे हैं ना, बस वो नहीं आ रहा, किससे गुणा करना सुनाई भी नहीं आया था उस समय। तो आपको 99,640 मंडल इंटू, का, मंडल की परिधि निकालने का सूत्र पता है आपको? हाँ वो तो लिख लिया हमने। क्या लिखा? व्यास वो लिखा है, 1 लाख में से 360 माइनस करेंगे तो हमने 99,640 योजन सूत्र, आएगा। क्या सूत्र बताइए हमको। पाई इंटू व्यास इजकल टू 10। पाई इक्वल टू व्यास इक्वल टू 3, ऐसा हमने बताया नहीं। सूत्र तो पाई को डी से गुणाकार करना है, पाई को व्यास से गुणाकार करना है, इतना। किंतु पाई की हाँ भाई, कितनी है? पाई की कीमत 10 का वर्गमूल है, मतलब 3 पूर्णांक 16 हाँ ये लिख लिया, ये तो लिख लिया हमने। हाँ ठीक है ना। आप अब व्यास कितना हाँ है? 99,640 है। जी, इसका लब्ध कितना आया, इसका उत्तर कितना आया? बस वो नहीं आ रहा। हाँ तो हम 99 रेडीमेड आपको बता रहे हैं, जिनके पास नहीं है कैलकुलेटर, हम रेडीमेड उत्तर बता रहे हैं। 3,15,089 3,15,000। पूर्णांक 34 जो अंग्रेजी मीडियम वाले हैं 3,15,089.34। ठीक है। स्मिता दोषी दीदी क्लियर है सभी अभी? आलं भैया आलं। बढ़िया, चलो। और किसी को? डॉक्टर मधु दीदी। भैया जी, पाई की वैल्यू हमेशा वो वर्गमूल 10 ही रहेगी। आगम में वर्गमूल 10 का वर्गमूल माना है। हाँ, हमेशा हमेशा जब भी अपन पाए कहीं भी यूज जब करेंगे भी तो जब उसका भी आगम में यूज करेंगे तो उसको 10 का वर्गमूल लेना है। हाँ, और उसको 10 के वर्गमूल को आपने बोला कि अगर अपन वैसे फैला लें तो 3.16 आएगा। हाँ, आधुनिक विज्ञान 3.14 मानता है, यहाँ पर 3.16 आता है। जी जी भैया जी, थैंक यू भैया जी। हाँ दीपा दीदी। फिर ये 10 का वर्गमूल बोले तो 22 सप्तमांश ना? 22 सप्तमांश, बिल्कुल ठीक, 22 सप्तमांश भी कहते हैं इसको। नहीं, फिर 99,640 को 22 सप्तमांश से गुना करे तो भी चलता है। हाँ बट अभी कैसा 22 सप्तमांश आप कैलकुलेटर में जो लिखना है, कैलकुलेटर में नहीं लिख सकते 22 सप्तमांश। तो वहां पर अभी आजकल के साइंटिफिक मोबाइल के कैलकुलेटर में 10 का वर्गमूल निकालने की सीधी सीधी व्यवस्था है, तो हमने उसका उपयोग कर लिया। अर्थ वही है, आप कोई भी तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ भाई, और कौन? कनकमाला चापिया दीदी क्लियर है? पहुंच गए वहां तक? नहीं पहुंचे? चलिए, अनम्यूट किया है, बोलो। कहां तक फंसे हो? सबको सूर्य के साथ भ्रमण लगाना है जम्बूद्वीप का। मेरे पास एक्चुअल में कागज पेन भी नहीं है, मुझे कहीं कुछ करने भी नहीं आता, कैलकुलेटर भी चलो करने नहीं कोई आ रहा बात है। नहीं, अकलन भगवान बन जाओ, कोई बात नहीं। अच्छी तरीके कागज से पेन नहीं है, सुनना, मैं बाहर हूँ अभी। कोई बात नहीं, पीडीएफ में दिया गया है, पीडीएफ में देख मैं ले। मंदसौर हूँ अभी, मेरे पास कागज पेन कुछ नहीं है, खाली पढ़ाई कर रही। चलो प्रमोद जी, प्रमोद जी आपने हैंड रेस किया है। चलो, और कोई? आ रहे सब लोग? आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब फिर से मैं उस स्क्रीन को आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। क्या है, गोमट सार जीव कांड में आपने इंद्रिय इंद्रिय विषयों को सीखा ही है।
अब इन चीजों को अगर सूक्ष्मता से नहीं सीखेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो गवर्नमेंट सर में आगे बढ़ेंगे क्या? 4 वर्ष में दूसरी बार पढ़ रहे, कोई कोई तीसरी बार पढ़ रहे, पर उतना ही ज्ञान रहेगा तो कोई फायदा है क्या आपका? नहीं है। इसीलिए इस बार हमने डिसाइड किया है, संख्या प्ररूपना, गणित, जहां जहां आएगा हम ज्यादा से ज्यादा समय देंगे, बाकी चीजों को समय कम देंगे, क्योंकि वो आपको पता है पहले से। लीला जैन दीदी बोलिए, अनम्यूट किया है। वंदना भैया जी, मैंने तो अभी सिर्फ 99,640 तक ही लिखा है, उसके बाद क्या करना है? आप क्या निकाल रहे हो? वर्गमूल का साइन बताइए। 10 का वर्गमूल। वैसे निकालने का है तो इसका साइन कौन सा है इसमें कैलकुलेटर में? कैलकुलेटर में साइंटिफिक कैलकुलेटर खुल गया आपका? हाँ, कैलकुलेटर तो खोल लिया, पर उसका साइन क्या है वर्गमूल? कैलकुलेटर खोलने के बाद मोबाइल में एक छोटा सा उसके अंदर एक सिंबल है, देखिए चौकोन वाला, उसको दबाते ही साइंटिफिक कैलकुलेटर खुलता है, सबके मोबाइल में खुलता है। नहीं, कैलकुलेटर तो खोल लिया, साइंटिफिक वाला खोला क्या? उसके लिए कौन सा साइन है साइंटिफिक तो हम वाले के तो लिए? कह रहे हैं आपको, कैलकुलेटर जब आप खोलोगे उसमें एक छोटा सा चौकोर दिया गया है, उसको दबाते ही आपको साइंटिफिक वाला खुलेगा, और साइंटिफिक वाला खुलते ही ऑटोमेटिकली स्क्रीन जो है ये ऐसी आड़ी हो जाती है। ठीक है ना? आप देखिए, आपका आपका कैलकुलेटर खोलिए जरा। आज खोला है इसकी मैंने। तो ट्रेनिंग करेंगे, कैलकुलेटर की ट्रेनिंग करेंगे। चलो, कैलकुलेटर खोला आपने? क्या क्या दिख रहा है कैलकुलेटर में आपको? वो एक तो पहले वाले उसमें सेकंड करके लिखा हुआ है, दूसरे पे DG लिखा हुआ है, तीसरे उस पे लाइन पे सिन लिखा हुआ है। देखो आपके मोबाइल में हाँ, जहां पर कैलकुलेटर आप जैसे ही खोलते हो, सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे जहां पर अपने नंबर वगैरह जो लिखे हैं ना, जहां पर अपना नंबर पैड रहता है, उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो कुछ चिन्ह है, जैसे C है, ब्रैकेट है, परसेंटेज है ना? इसके ऊपर अगर आप जाओगे सबसे पहली लाइन, तो वहां पर एक वॉच का चिन्ह है, घड़ियाल, वॉच का चिन्ह दिख रहा है आपको? वॉच, वॉच के बाजू में एक स्केल रूल दिखाई गई है, पट्टी, और उसके बाजू में एक छोटा सा चौकोन है। उस छोटे से चौकोन को दबाते ही आपकी स्क्रीन बिल्कुल आड़ी हो जाएगी। इस प्रकार का स्क्रीन आपको आना चाहिए, अगर आपको दिख रहा है ये वाला। नहीं मेरे इसमें तो नहीं आ रहा है भैया जी। आपका वाला दिखाइए कैसे, जरा कैलकुलेटर कैसे दिखता है आपका, दिखाइए, वीडियो के सामने रखिए, कैमरा के सामने रखिए। एक मैंने हाँ, सरिता पाटिल दीदी बिल्कुल ठीक, परफेक्ट, ये इसी की बात हम कर रहे हैं। पुष्पा दीदी आपका यहां से क्लियर नहीं दिख रहा है हमें। कैसे दिखाऊं आपको? अरे अभी तो आपका आपका कैमरा जहां पर लगा हुआ है उसके सामने कर लो मोबाइल, कैलकुलेटर खोलो मोबाइल में। क्या आपने लैपटॉप के ऊपर खोला है? कैलकुलेटर तो खोला है मैंने। हाँ, तो मोबाइल को लगाइए वीडियो के सामने। अच्छा, और एक चीज, घर में कोई बच्चा है, यंग है कोई, जो मोबाइल यूज करते हैं, वो 2 मिनट में आपको करके दिखाएंगे, उनको बुलाइए। एक चलिए, कोई बात नहीं, और आगे बढ़ते हैं। फिर आपका टाइम चलिए, वेस्ट होगा, रहने दीजिए, फिर आप तीन बाद पूर्णांक में समझ लूंगी। हमने आपको सीधा सीधा वेस्ट उत्तर होगा बता सभी। दिया है, सीधा सीधा हमने आपको उत्तर बता दिया, ठीक है ना? तो उतना उत्तर लेकर के आगे बढ़िएगा, ठीक है? चलिए, अरविंद जी आपने क्या किया है, कुछ फाइल शेयर करिए क्या आपने? अच्छा, उस फाइल को यहां से कैसे दिखाना है हमको देखने दीजिए। क्योंकि हमारा शेयरिंग अगर चल रहा है तो आपकी वाले नहीं दिखेगी फाइल, क्योंकि आपकी फाइल को शेयर कैसे किया जाए, यहां से आपको हम कोहोस्टिंग दे देते हैं, आप वहां से शेयर कर सकते हो। आप वहां, हमने आपको कोहोस्टिंग दी है, आप शेयर कर सकते हो। पुष्पा दीदी कहाँ अटक गए? अनम्यूट जी किया सर। है, बोलिए। जी सर, 22/7 जो पाई की वैल्यू है, पाई की वैल्यू 22/7 है। 22/7 लौकिक गणित वालों ने जी उपयोग में लाई है। आगम में जी 10 का वर्गमूल लेना है। 10 का क्यों मैं वर्गमूल यहाँ पर इंसिस्ट क्यों आगम का कर रहा हूं? आगे चल करके जो जो इसका एक संदर्भ आने वाला है, उस संदर्भ में हमको इसी वायरलेस को लगाओगे, नहीं तो फिर आपके उत्तर अलग अलग आ जाएंगे। अच्छा हाँ, तो सर दिख रहा है क्या मेरा? हाँ बिल्कुल सही है, अब फिर से दिखाइए। जी एक मिनट, हाँ 1 मिनट।
थोड़ा साइड में कर लीजिए। आपको मैं यहाँ पर स्पॉटलाइट में लेता हूं ताकि मुझे भी दिखता रहेगा। हाँ, थोड़ा सा और साइड में करिए। हाँ, देखिए वहां पर बिल्कुल आपका सही खुला है, उसमें वर्गमूल का चिन्ह दिया है, वो वर्गमूल के चिन्ह में चले जाइए। जी सबसे पहले वर्गमूल पहले क्लियर करो, आपने जो 3.14 लिखा है उसको क्लियर करो और वर्गमूल का चिन्ह दबाओ और उसके सामने 10 लिखो और इक्वल टू का बटन दबाइए, अपने आप आ जाएगा। वर्गमूल का कौन सा वाला है इसमें यार? एक मिनट सर, कौन सी लाइन में आ रहा है इसमें, दिख रहा है क्या? भैया जी, आपका एक मिनट, क्योंकि मुझे स्पॉटलाइट किए बिना दिखेगा नहीं, एक मिनट रुकिएगा। भैया जी, हाँ अरविंद जी, ये मैंने जो दीदी एक मिनट मोबाइल का होल्ड स्क्रीन करना। जो साइंटिफिक का मैंने राउंड करके भेजा है, उसका स्क्रीनशॉट भेजा है। अच्छा, कौन सी स्विच दबाने की है वो? आपने व्हाट्सएप हाँ किया? वो बता दीजिए। हाँ, हाँ वो सर, नहीं, वो चैट बता में डाला है, दीजिए। चैट में। हाँ चैट में डाला है। मैंने अच्छा। चैट में डाला है। ठीक है भैया, देखते हैं ना, हम देखते अच्छा, हैं। चैट में डाल दिया इन्होंने, ठीक है। हाँ सर, हाँ ठीक है, उसमें देखते हैं हम लोग, है ना। ठीक है। चैट में चित्र कैसे दिखेगा? हाँ दिख रहा है, चलो। हाँ, ये बटन दबाने के बाद में बिल्कुल आपने सही किया, ये बटन दबाने के बाद में साइंटिफिक कैलकुलेटर खुलेगा। अरविंद जी ऐसा ही और एक फोटो डालिएगा जहां पर वर्गमूल का चिन्ह है, हाँ वो चाहिए सर हमको, वो चाहिए वो वर्गमूल दिखा का दो। चिन्ह। 2 का 3 का तो मिल रहा है इसमें, वही वाला तो नहीं है। कई कई जगह पर वर्गमूल का आता है, किन्हीं किन्हीं मोबाइल में उसको x⁻²² इस प्रकार से भी लिखा हुआ है। हाँ वो तो आ रहा है, 2x वाला तो आ रहा है, वो वो कर वर्ग रहा है। का आ रहा है तो वर्ग का आया है तो वर्गमूल का भी देखना पड़ेगा आपको। दीपा दीदी क्या कह रहे हो? ठीक है 22 सर, से ठीक है 5 सर, मैं पढ़े आपको तो देखती हूँ। अलग संख्या आती है। इसीलिए हमने आपको कहा कि पाए 10 का वर्गमूल लेना, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, हम आपको सीधे सीधे उत्तर बता रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये देखो कौन, संगीता कास्लीवाल दीदी ये दिखा रही है। एक मिनट, क्या अगर आप सही दिखा रहे, स्पॉटलाइट करके देखता हूं मैं। हाँ बिल्कुल, ये सबसे पहला है ना, AC के ऊपर जो चिन्ह लिखा है देखिए, ये वर्गमूल का है, ये वर्गमूल का चिन्ह है। हाँ, ये लिख करके फिर नीचे 10 लिखिए, बिल्कुल ठीक। और इक्वल टू नहीं, इंटू नहीं अभी, हाँ चलो, ये जो नीचे संख्या आई ना 3.1622, ये 10 के वर्गमूल की संख्या आ गई, ठीक है। और दीदी अभी आपको, हाँ बस 99,640 करिए और इक्वल टू दबाइए, नीचे कितना आ गया, 3,15,079 नहीं 89 और पूर्णांक कितना आ गया, 34605। हाँ चलिए बहुत बढ़िया। नहीं आ रहा, चलिए। हाँ बिल्कुल, सबको दिख रहा है क्या अभी? 3,15,089 पूर्णांक 34 यहां तक ले लीजिए, काफी है। ये आ गया, ये क्या आ गया, ये सूर्य के भ्रमण का क्षेत्र आ गया। ये वर्गमूल का कौन सा होता है, ये चिन्ह क्यों नहीं आ रहा मेरा? ये पहला वाला ये वर्गमूल का है। किन्हीं किन्हीं मोबाइल में हो सकता है कि उसको अलग तरीके से दिखाया हो, ठीक है ना। तो व्हाट्सएप पे देखना पड़ेगा ना। ये बिल्कुल सही आपने जो दिखाया, यही वर्गमूल का नंबर ये है। कैलकुलेटर पर नहीं आता हूँ। चलिए, इसमें नहीं है, इस पर इसके कैलकुलेटर में आ सकता है, टैब के नहीं, टैब के कैलकुलेटर में आ सकता है। टैब में खोलूं? टैब में फिर मेरे को दिक्कत आ जाएगी ना। ये रखा ही आ गया ना, ये तो लेगा मेरे से, वर्गमूल का है। हाँ वर्गमूल का, हाँ पुष्पा दीदी घर में आप पूछ लीजिए यंगस्टर्स को, वो बता देंगे आपको कि वर्गमूल वाला कौन सा है, ठीक है ना। क्योंकि कभी कभी क्या है कि वो लिखने का तरीका बदल जाता है, बस और कुछ नहीं है। चलिए, तो हम लोग सूर्य के भ्रमण क्षेत्र को निकाल दिया, सब लोग उसमें मत अटक जाना, ये तो एक छोटा सा भाग हो गया। सूर्य का भ्रमण क्षेत्र आ गया, कितना आ गया, 3,15,089 पूर्णांक 34 इतना आ गया। अब ये आने के बाद में, अब इतना, ये जो भ्रमण क्षेत्र है, ये चलने के लिए सूर्य को समय कितना लगता है, एक सूर्य को कितना समय लगता है, 2 दिन लगते हैं, है ना। मतलब 2 दिन और 2 रात। इसको मुहूर्त में कन्वर्ट करेंगे तो क्या कहते हैं आचार्य भगवान, 60 मुहूर्त रखते हैं। क्या लगते हैं,
60 मुहूर्त लगते हैं। अब फिर से हम उस चित्र की तरफ चलेंगे। दिख रहा है सबको? सूर्य की परिधि वाला दिख रहा है क्या? निषद पर्वत वाला नक्शा। अब देखिए, तो 3,15,89.34 इतने योजन जाने के लिए 60 मुहूर्त लगते हैं, या यूं कहिए कि 60 मुहूर्त में इतना इतना अंतर सूर्य चलता है। तो निषद पर्वत से अयोध्या तक आने के लिए सूर्य को समय कितना लगता है, उतने समय में कितना चलेगा, ये गणित हमको करना है। तो सबसे पहले हमें समय निकालना, क्योंकि अभी हमें रफ्तार तो पता चल जाएगी, क्योंकि 60 मुहूर्त में इतना इतना चल रहा है, तो रफ्तार तो पता चल गई सूर्य की। अब कितने समय में चलना है? अब देखो, निषद पर्वत के ऊपर उदित हुआ सूर्य, और ये कब की बात चल रही है? ये जब सूर्य अभ्यंतर गली में है तब की बात चल रही है। मतलब कौन सा माह चल रहा है? श्रावण मास चल रहा है। कर्क संक्रांति श्रावण मास, ठीक है। तो श्रावण मास में दिन बड़ा होता है, रात छोटी होती है। तो एक दिन में 30 मुहूर्त जो होते हैं, उसमें 18 मुहूर्त दिन के होते हैं और 12 मुहूर्त रात के होते हैं। महेंद्र कुमार जी, क्लियर हो रहा है? तो श्रावण माह की बात चल रही है, इसलिए दिन 18 मुहूर्त का है और 12 मुहूर्त की रात है। क्लियर है? अब निषद पर्वत पर उदित होने के बाद अयोध्या में आने के लिए सूर्य को आधा दिन लगता है। मतलब कितना समय लगता है? 9 मुहूर्त लगते हैं, क्योंकि दिन कितने समय का है? 18 मुहूर्त का है, और उसमें से आधा दिन लगता है। आधा दिन लगता है मतलब 9 मुहूर्त लगते हैं। क्लियर है सबको? मतलब निषद पर्वत से लेकर के अयोध्या पर आने के लिए सूर्य को 9 मुहूर्त लगते हैं। अब हमें अंतर मिल जाएगा। कैसे? 60 मुहूर्त में, अब लिखो आप सब लोग अपनी अपनी कॉपी में, 60 मुहूर्त में सूर्य 3,15,89.34 इतना अंतर चलता है। तो 9 मुहूर्त में कितना चलेगा? तो क्या होगा? 3,15,89.34 को 9 से गुना करना है और 60 से भाजित करना है, क्योंकि ये त्रैराशिक है। तो नीचे वाली संख्या ऊपर जाएगी, ऊपर वाली संख्या नीचे आएगी। सब लोग त्रैराशिक करते कि नहीं करते हैं? अभी आम का सीजन है, 500 रुपए किलो आम है, तो 2.5 किलो आम के कितने पैसे? उस प्रकार से कर लेना। कितने आ गए? आम नहीं पूछ रहा हूं मैं, सूर्य भ्रमण। गंगवाल जी, जेटी गंगवाल जी, एक मिनट, हम आपको अनम्यूट कर रहे हैं यहां से। गंगवाल जी का वीडियो, हाँ, 1 मिनट, अनम्यूट किया है, बोलिए। 9/60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। 9/60 से, मतलब 9 से गुना करके 60 से भाजित करना है। किसको? 3,15,89.34 को करना है। ठीक है? कितना उत्तर आ गया? मैना दीदी कह रही है यहां पर 47,263.40 कितना आ गया? 0.4 आ गया। ठीक है, इतना आ गया। किंतु आप जितना आगे संख्या आ गई है, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट में, वो सारी की सारी लिख लेना। क्यों? क्योंकि उतने सूक्ष्मता से हम अंतर निकालने वाले हैं। ठीक है ना? अपने बच्चे को अगर 96.37% अगर मार्क्स मिले हैं,
तो हम सबको क्या कहते हैं, सिर्फ 96 नहीं बताते हैं, अरे 96 नहीं, 96.37 है ना, उतने छोटे को भी नहीं छोड़ते हैं। तो यहां भी छोटे को नहीं छोड़ना है, जितना आएगा उसको पूरा का पूरा लेना है। ठीक है, चलिए। हाँ महेंद्र कुमार जी, कहां तक पहुंचे? वंदना भैया, हाँ वंदना सर बोलिए। 43,267.4019 चलिए, 4019। आपने 4 डिजिट में ले लिया, और जितने ले सकते हो उतने ले लीजिएगा। नहीं, बस उतना कैलकुलेटर में उतना ही आया है। अच्छा चलो, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। लीला दीदी क्लियर है? चलिए आप बाद में कर लेना, क्योंकि आपको पहले से करना पड़ेगा। आप पीडीएफ देख करके, हमने पीडीएफ में बड़ी तरीके से समझाया है इसको। सुनीता दीदी, अभी समझ में है? समझा बोल। भैया इसका ये 60 मुहूर्त में कितना लेना है, वो मेरा कुछ मिस्टेक हो रहा है। क्या हो गया, कहां तक आ गए आप? 60 मुहूर्त में 3,15,000 089 लगना, 089 है वो। 089 है। हाँ, हाँ 089, क्योंकि 3,15,089 0.34 multiplied by 9 and divided by 60. करेक्ट। हाँ निर्मला दीदी जयपुर, कहां तक पहुंचे? वंदना भैया जी, ये तो आगे निकालना। पहली बात तो बहुत खुशी हुई कि कैलकुलेटर में साइंटिफिक भी आज पहली बार जाना, बहुत खुशी हुई। अब ये यहाँ तक का तो निकाल लिया हमने, 315.089 और ब्रैकेट में 34605918 चलता है। तो वो 9 से जो करना आ रहा है ना, वो नहीं आ पा रहा, तो उसका रिप्लाई 285 से आ रहा है। आपको 9 से मल्टीप्लाई करना है और 60 से डिवाइड करना है। डिवाइड किया हमने, ठीक है ना, क्योंकि जी आपको त्रैराशि करना है ना, कि 60 मुहूर्त में इतना चलता है, तो 9 मुहूर्त में कितना, तो 9 ऊपर चले जाएंगे, 60 नीचे आ जाएंगे। ठीक है पुष्पा दीदी बिल्कुल ठीक है, आपने बनाया है, चैट में उत्तर डाल दिया। गणित वैसे ही नहीं आती, लेकिन आज अच्छा लगा हमको। आ जाएगी, आगम जिनवानी माँ के सामने बैठ जाओ आप, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है भैया। चलिए सुमन दीदी। भैया जी, ये जो डिवाइड किया हमने 60 से, तो वो 47,263.35 आ रहा है। 0.35 क्यों आ गया? मैं आप वही तो पूछ कौन रहा हूँ। सी संख्या ली आपने, बताइए। हमने वही लिया 315,089 को हाँ, मल्टीप्लाई किया 9 से। उसके बाद में आपने 0.34 वो नहीं लिया। अच्छा 0.34 भी लेना था। सूक्ष्म में जाओगे उतनी एक्यूरेट उत्तर आएगी, क्योंकि 47,000, देखो सबके उत्तर 47,263 तो आएंगे आएंगे। हाँ आचार्य भगवान ने भी बताया था ना, हाँ छादाल शब्द लगा करके, है ना। 47,263 जो है, उतने योजन तो है, उसके ऊपर कुछ अधिक है, वो कुछ अधिक के लिए इतना सारा डिटेल्स चल रहा है। ओके ओके ओके, ठीक है ना? तो 0.34 भी लेना है उसमें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ओके। क्योंकि आचार्य भगवंतों ने इसका उत्तर योजन, इतने इतने योजन, कितने 47,263 योजन, उसके बाद में 1 कोस, फिर 1215 धनुष, फिर उसके बाद अंगुल, 1 हाथ, 2 अंगुल, और फिर कुछ जौ तक निकाला है। इतना उनके दृष्टि का विषय है, तो उन्होंने इतना तक जौ तक निकाला है, तो हमको भी जौ तक ही निकालना है। ठीक है, डॉक्टर शैला दीदी क्लियर है सर? आप तो डॉक्टर है, आपको कोई इशू होना ही नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो आपने गुमट सर में दिया है ना, माता जी ने वो दिया है 27,263 और हमारे 7/20। आज हम इसी चीज को सिद्ध करने जा रहे हैं कि 7/20 लिखा तो सभी आचार्यों ने है, और टीकाओं में गुरुओं ने भी 7/20 ही लिखा है। आगे हमने भी पीडीएफ में 7/20 लिखा है, किंतु 7/20 से जो आगे वाला, जो कुछ अधिक वाला जो है, वो सिद्ध नहीं होता है। अपना जो थोड़ा रुकिए, बाकी लोग भ्रमित हो जाएंगे। 7/20 वाला हम लोग आएंगे आगे। ठीक है, आपका उत्तर तो निराकरण हो जाएगा। और इसीलिए बिल्कुल आपका पॉइंट ये है, इसी के लिए मैं इतना डिटेल्स में जा रहा हूं। सभी ग्रंथों में 7/20 लिया है,
किंतु 7/20 से ही हम लोग सूक्ष्मता में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक टीका में आचार्यों ने जितना सूक्ष्मता में लेके गए हैं वो उत्तर 7/20 से नहीं मिलता है, वो हमारे कैलकुलेशन अभी जो आप लोग कर रहे हैं उस कैलकुलेशन से ही मिलता है। ठीक है, चलिए कहां तक पहुंचे सब लोग? कितना आ गया उत्तर? सबको मिल गया 47,263 पूर्णांक। आगे आपने कुछ डिजिट तक अलग अलग लोगों ने अलग अलग लिया होगा। ठीक है, अब आचार्य भगवंतों ने इसी को 47,263 पूर्णांक 7/20 योजन लिखा है। मतलब किन्हीं किन्हों ने ऐसा शब्द लगाया 47,263 अधिक कुछ योजन, मतलब योजन का कुछ भाग। किन्हीं किन्हों ने लिखा कि 7/20 योजन, मतलब वो कुछ अधिक कितना है तो 7/20 है। ठीक है, अच्छा, तो स्कल का जो चार्ट था उस चार्ट में चक्षु इंद्रिय का, संगी पंचेंद्रिय का विषय 47,263 कुछ अधिक इतना बताया था। वो आपको सबको सिद्ध हो गया क्या? तो जब चक्रवर्ती अपने महल के छत पर खड़े होकर के सूर्य के विमान के जिनबिंब के दर्शन करते हैं तो वो कितने दूर तक का जिनबिंब देखते हैं? 47,263 पूर्णांक 7/20 योजन, इतना देखते हैं। क्लियर है सबको? चलिए, भावना ये भइएगा कि हमें भी इस प्रकार का अक्षरक्षम प्राप्त होवे, कि हमारे भी चक्षु इंद्रिय का विषय इस प्रकार से होवे। और चक्षु इंद्रिय का विषय इतना क्यों चाहिए? रंग रलिया देखने के लिए नहीं, तो सूर्य के विमान के अंदर के जो जिनबिंब है उनको इस चर्म चक्षुओं से हम देख सके, इसीलिए हमें ये इस प्रकार का अक्षरक्षम चाहिए। ये भावना हम बहाते हैं। अब चलते थोड़ा सा आगे। अब विषय ये प्राप्त होता है कि एक पेज अभी हमने सुधारित आवृत्ति में ऐड किया। तो चक्षु इंद्रिय का विषय 47,263 योजन से कुछ अधिक कहा है, वो कितना अधिक? तो केशववर्णी जी महाराज ने अपनी टीका में 7/20 योजन लिखा है। जैसे अभी डॉक्टर शैला दीदी कह रही थी, हमारी गुरु मां ने भी 7/20 योजन ही लिखा है अपनी किताब में। उसी प्रकार पंडित रतनचंद मुख्तार जी, उन्होंने भी 7/20 योजन ही माना है। तो सभी आचार्यों ने और सभी ने 7/20 योजन लिखा है। ठीक है, अब केशववर्णी जी ने इसका आगे विस्तार नहीं किया, विषय यहीं पर छोड़ दिया। उनको जिस प्रकार से प्राप्त हुआ 7/20 योजन, उन्होंने वहीं पर रखा, उसके आगे नहीं गए। किंतु पंडित रतनचंद मुख्तार जी ने अपनी टीका में 7/20 योजन का विस्तार कर दिया। 7/20 योजन मतलब कितना? तो वो कह रहे हैं एक कोस, 1215 धनुष, एक हाथ, 2 अंगुल और 1/4 जौ से कुछ अधिक। लिख लीजिए, हमने पीडीएफ में पन्ना जोड़ दिया आज। आचार्यों ने 7/20 योजन, 7/20 योजन इसका विस्तार ऐसे किया है। कैसे किया है? एक कोस, 1215 योजन, सॉरी 1215 धनुष, योजन नहीं, धनुष धनुष धनुष। एक कोस, 1215 धनुष, एक हाथ, 2 अंगुल और 1/4 जौ। जौ समझते सब लोग? हाँ, ज्वार, जौ, उसके दाने का 1/4 भाग। और आगे लिखा इससे कुछ अधिक।
1/4 भाग से थोड़ा सा ज्यादा जौ, इतनी सूक्ष्मता में इसका प्रमाण दिया। ठीक है, अब शांतता से मेरी तरफ पहले सुनो और फिर लिखो। 7/20 कितना आता है, अपने अपने कैलकुलेटर में देख लेना। 7/20 कितना आता है, हम भी अपना कैलकुलेटर लगाएंगे। 7/20 कितना आता है देखो, 0.35 आता है। सबका आ गया, 0.35 आ गया, सबका आ गया। अच्छा, ये क्या है, ये योजन है, ये योजन है, मतलब एक योजन से भी कम है। 0.35 योजन मतलब एक योजन से भी कम है। अच्छा, तो इसको हम कोस में कन्वर्ट करते हैं। इसको एक योजन में कितने कोस होते हैं, ये लघु योजन, एक योजन में कितने कोस होते हैं, 4 कोस होते हैं, है कि नहीं है। तो 0.35 को 4 से गुना करो, कितना उत्तर आया, 1.4 आ गया। मीनाक्षी दीदी ठीक है, 1.4 आ गया। मतलब क्या हुआ, एक कोस अधिक 0.4 कोस आ गए। तो एक कोस तो हमको मिल गया, क्योंकि आचार्य ने अपने विस्तार में एक कोस लिखा है, तो एक कोस तो हमको मिल गया। अब जो 0.4 है, उस 0.4 को धनुष में कन्वर्ट करना है, क्योंकि अब ये एक कोस से भी कम हो गया, और आचार्य ने इसका उत्तर लिखा है 1215 धनुष। तो अभी 0.4 धनुष को, 0.4 कोस को धनुष में कन्वर्ट करो, 0.4 कोस को धनुष में कन्वर्ट करो। कैसे करेंगे, एक कोस में 2000 धनुष होते हैं, एक कोस में कितने होते हैं, 2000 धनुष होते हैं। तो 0.4 कोस में कितने होंगे, तो 0.4 को 2000 से मल्टीप्लाई करो, कितने हो गए, 800 धनुष हो गए। और ये पूर्णांक आ गया, 800 धनुष हो गए। किंतु पंडित रतनचंद जी मुक्तार क्या कह रहे हैं, एक कोस 1215 धनुष कह रहे हैं, और यहां पर एक कोस 800 धनुष में खत्म हो गया। दीदी अंजलि दीदी 7/22 नहीं है, 7/20 है। डॉक्टर शहरा दीदी क्लियर है क्या, आप ही के प्रश्न का उत्तर चल रहा है। हाँ, मतलब उसको जो कोस में है उसको इसमें किया, धनुष में किया उन्होंने। हाँ, क्योंकि अब क्या है, देखो जितने बड़े बड़े निकलते बड़ा निकला, फिर जो छोटा है उसका अगला परिमाण है वो निकालेंगे, फिर उसका अगला परिमाण निकालेंगे, इस प्रकार से करेंगे। तो एक कोस मिल गया और 800 धनुष मिल गया, खत्म हो गया, उसके आप बचा ही नहीं नीचे। और पंडित रतनचंद मुक्तार जी क्या कह रहे हैं, 1215 जितने विस्तार किया है ऐसी टीका में एक कोस 1215 धनुष कहा है। तो ये गणित से आ रहा है क्या, 7/20 से नहीं आ रहा है। अब अपने वाले गणित से चलो, अब हमारा कितना आया था, अभी हम आपको एक नई स्क्रीन दिखा रहे हैं जो आज हमने पीडीएफ में ऐड की है। दिख रही है सबको, आपने जो हमको बताया 47,263 पूर्णांक, किसी ने 401 तक बताया, इसके आगे नहीं बताया। हमने क्या किया, हमने जितना आया था सारा का सारा लिख लिया। स्क्रीन पर दिख रहा है आपको 47,263, देखो हमने बड़ा बड़ा लिखा है। गणित क्या था, 99,640, उसको 10 के वर्गमूल से गुणा करना, 9/60 से गुणा करना, तो उत्तर आया 47,263 पूर्णांक 40190935 योजन। जितने आ गए हमने सभी लिखे, ठीक है। अब ये ऊपर वाला जो है 0.40190935 योजन, इसको अब हम कन्वर्ट करेंगे।
किस में कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले कोस में बदलेंगे इसको। तो इसको कोस से बदलेंगे मतलब 4 कोस का एक योजन होता है, या एक योजन में 4 कोस होते हैं, तो इतने इतने योजन में कितने कोस होंगे? तो ये करने पर कितना आ गया? वो आ गया 1.607637 कोस। मतलब एक तो पूरा का पूरा कोस आ गया, बाकी का अपूर्णांक में आ गया। तो हमने एक कोस को एक कोस में रख दिया। अब जो अपूर्णांक में जो कोस था उसको धनुष में कन्वर्ट करेंगे। अपूर्णांक में कितना आ गया था? 0.607637 इतना कोस आ गया। इस कोस को धनुष में बदलने के लिए उसको 2000 से गुना करना पड़ेगा। तो हमने 2000 से गुना किया, उत्तर कितना आया? 1215 पूर्णांक 2748 धनुष। देखो 1215 धनुष मिल गया हमको, जो पंडित जी ने लिखा है। मिल गए कि नहीं मिल गए? मिल गए। कल्पना दीदी, आपकी विशेष रुचि रहती है ऐसी चीजों में। देखो आ गया 1215 धनुष आ गया। अब हमारे पास अपूर्णांक में कितना बचा है? 0.2748 बचा है। अब इन धनुष को हाथ में कन्वर्ट करना है। एक धनुष में 4 हाथ होते हैं, तो इस अपूर्णांक को 4 से गुना करेंगे। इस अपूर्णांक को 4 से गुना करेंगे तो कितने आएंगे? 1.0992। तो एक हाथ पूरा आ गया, बाकी का अपूर्णांक में चला गया। तो एक हाथ भी हमको प्राप्त हो गया। पंडित जी ने एक हाथ बताया, एक हाथ भी प्राप्त हो गया। अब अपूर्णांक में 0.0992 हाथ जो है उसको अंगुल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? 24 अंगुल का एक हाथ होता है। 24 अंगुल का एक हाथ होता है, तो उसको 24 से गुना कर दिया। तो 24 से गुना करने से 2.3808 अंगुल आ गए, मतलब 2 अंगुल पूरे आ गए, बाकी क्या पूर्णांक में चले गए। तो पंडित जी ने 2 अंगुल लिखा था, 2 अंगुल भी प्राप्त हो गया। अब बचते हैं 0.3808 अंगुल। इसको हम जौ या यव दोनों भी शब्द चलते हैं आगम में, उसको में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? 8 जौ का एक अंगुल, तो 8 से गुना कर देंगे। तो उत्तर आ रहा है 3.0464 जौ। यहां पर हम और पंडित जी में थोड़ा सा बदलाव आ गया। पंडित जी ने 1/4 जौ माना है और हमारा 3 जौ कुछ अधिक आता है। अब इसमें एक ही चीज पॉसिबल हो सकती है, अगर हम 0.3808 को 8 से गुना ना करते हुए 8 से भाजित कर दे। ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि गणित के पाक्षित तो गुणाकारी करना चाहिए। अगर कोई उसको भाजित कर दे तो 1/4 जौ आता है, क्योंकि 0.3808 को 8 से करेंगे तो 1/4 से कुछ अधिक जौ आ जाएगा। किंतु ऐसे हम जबरदस्ती नहीं लाएंगे। तो खैर मिसमैच कितना हुआ पंडित जी के कैलकुलेशन में और हमारे कैलकुलेशन में? कितने जौ का हुआ? 2 जौ कुछ अधिक से हुआ, या 3 जौ कुछ अधिक से हो गया। ठीक है, किंतु उतनी सूक्ष्मता में जाते 7/20 से हमें प्राप्त नहीं हुआ है। तो ये जो है, ये हमने बिल्कुल उसमें भी ये लिखा अपनी पीडीएफ में कि पंडित जी ने इतना इतना माना है, और हम यहां तक पहुंचते हैं इतने सारे नंबर्स के बाद में। अगर आप नंबर्स थोड़ा सा कम लिखोगे तो हो सकता है जो डिजिट हमने बहुत ज्यादा डिजिट्स लिए हैं, अगर वो डिजिट को थोड़ा सा कम करेंगे तो हो सकता है कि 1/4 यौ में भी बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है दीदी? पर हम आगम प्रमाण, गुरु प्रमाण 7/20 को मानेंगे। केशव वर्णी जी ने इसका विस्तार आगे नहीं किया, तो उस अपेक्षा से 7/20 ही मानेंगे। किंतु पंडित रतंजन मुक्तार जी ने यह कहां से निकाला अपनी टीका में, यह समझने के लिए यह गणित मालूम होना जरूरी है। क्लियर है सब लोगों को? अरे हाँ तो बोलो, ना तो बोलो। कुसुम छाबड़ा दीदी, आज का वीडियो पूरा सुनना है, उसके बाद में प्रश्न लूंगा मैं आपका मतलब किसी का भी, क्योंकि गुणाकार भागाकार क्यों ऐसा आ गया, क्यों नहीं आया, एक बार सुनना है, पीडीएफ को देखना है, और फिर आपको मिलेगा। ठीक है ना? चलिए, तो इस प्रकार से ये विषय है कि इतनी सूक्ष्मता में जाकर के योजन कौन, किसकी चर्चा चल रही है?
जहां पर, अरे जौ मतलब कितना, ज्वार के दाने के इतना। अगर चक्रवर्ती थोड़ा सा हिलेंगे ना तो भी वो हाथ में हिलेंगे, नहीं तो अंगुल में हिलेंगे। यहां पर जौ की बात चल रही है, क्यों दीदी, है कि नहीं है? अगर कहाँ खड़े रहना है चक्रवर्ती, अपने छत के ऊपर खड़े रहने वाले हैं, तो वो छत पे कहीं भी खड़े हो सकते हैं। वहां से सूर्य का जो प्रमाण दे रहे हैं, तो इतने अंतर पर रहेंगे तो मिल जाएगा। इतनी सूक्ष्मता में जब चले जाते हैं तो ये होगा। चलिए, और किसी के प्रश्न होंगे, क्योंकि हम आज नया विषय को नहीं छुएंगे। इसके आगे मुख्यतः से जो इंद्रियों के आकार का जो कथन है, वो कथन यहां से शुरू हो जाएगा, किंतु हम आज नए विषय को प्रारंभ नहीं करेंगे। ज्यादा से ज्यादा आगे की जो गाथा है, उस गाथा को, किसी का प्रश्न है क्या इसी के ऊपर? गुणाकार, सिंपल गुणाकार है, सिंपल गुणाकार है। रेखा दीदी बोलिए, फिर डॉक्टर शैला दीदी। भैया जो 7/20 कहाँ से लिए, ये वो लिए? 7/20 ये प्रमाण जो है, ये आचार्यों ने दिया है अपनी टीका में। हाँ। ठीक है ना? और यव का मतलब, यव, क्योंकि मूल प्राकृत गाथा देखेंगे तो वहां पर मूल प्राकृत गाथा में मुख्यतः से कितना बताया है? अगर हम देखेंगे इंद्रिय का विषय, सत्ते ताल सहस्ता बेसदते सट्ठी मतिरेया, कुछ अधिक ये शब्द लगा करके छोड़ दिया मूल प्राकृत गाथा में नेमिचंद्र महाराज ने। हाँ। आगे टीकाकारों ने इसका उत्तर निकाला अपनी अपनी तरीके से कि कुछ अधिक मतलब कितना, तो ज्यादातर आचार्यों ने अपनी टीका में लिखा 7/20 योजन। अब इसको निकालने के पीछे उनका कुछ ना कुछ तो तरीका होगा, तो उस तरीके से अब ये कैसा निकाला उन्होंने, तो चक्रवर्ती का ये जो गणित है, अग्नि जो गाथा है, उस गाथा के आधार पर निकाला उन्होंने। ठीक है? हाँ दीदी, हेमलता दीदी, जौ और जवार एक ही क्या? जौ के दाने मतलब जौ के दाने, वो इसी को कहे जाते हैं। ठीक है? और जैसे यव, यव या कहीं पर बार्ली भी कहा जाता है, अंग्रेजी में बार्ली भी कहा जाता है उसको। ये यव के आगे अगर आपको चित्र चाहिए उसका, तो मैं आपको चित्र भी दिखा दूं, क्योंकि आगे इंद्रियों का विषय का जो श्रोत्र इंद्रिय जो है, उस श्रोत्र इंद्रिय के आकार को यव का आकार कहा गया है, और यव मतलब बार्ली, ये उससे सिद्ध होता है। आपको मैं दिखाऊं, सबसे राइट साइड में आपको दिख रहा है, देखिए पीला पीला, श्रोत्रेंद्रिय के आकार दिख रही है क्या? हाँ। अपने कान का अगर इंटरनल भाग देखेंगे तो वो इसी प्रकार से वो छोटा होते जाता है। तो ये श्रोत्र इंद्रिय का जो आकार है, वो इस प्रकार से यव अर्थात बार्ली कहा जाता है अंग्रेजी में, इसकी अपेक्षा से। जो जवार डायरेक्टली उसका कन्वर्जन नहीं होता है, बार्ली अलग होती है, बार्ली भी एक प्रकार का मिलेट होता है। ठीक है? हाँ दीपा दीदी, क्या कहना चाहोगे इसके ऊपर? गेहूं में रहता है ये, जो बोल के जाड़ा, गेहूं का प्रकार है क्या ये? बार्ली की अपेक्षा से हमें ये बार्ली कॉफी वगैरह बनने में भी ये यूजफुल होता है। बार्ली से कॉफी बनती है। वो अलग है, वो गेहूं में जाड़ा जाड़ा खपरा जैसा रहता है ना, उसको जौ कहते। पता नहीं, हमें जो इंटरनेट से प्राप्त हुआ बार्ली, तो हमने वो वाला रख दिया यहाँ पर। ठीक है? क्योंकि इसके बारे में भी अलग अलग है कि घ्राणेन्द्रिय का आकार जो है, केशवर्णी जी ने कहा है मूल प्राकृत गाथा में, अतिमुक्त के फूल, क्या कहा? घ्राणेन्द्रिय का आवाज, नाक का आकार जो है वो घ्राणेन्द्रिय के फूल के आगे जैसा बताया। घ्राणेन्द्रिय जो है अतिमुक्त के फूल के जैसा नेमिचंद्र महाराज ने गाथा में लिख दिया। और अतिमुक्त का फूल, इसका अर्थ केशवर्णी जी ने जो किया है वो तिल का फूल किया, और पंडित मुख्तार जी ने कदम्ब का फूल कर दिया। तो अलग अलग तरीके से जिनको जिस प्रकार से टीका वालों को अपने विषय लगे, प्राप्त जानकारी रही, उससे नजदीक वाला जो आकार मिला, उस प्रकार से उन्होंने उसका उत्तर दे दिया है। ठीक है ना? चलिए, अब घ्राणेन्द्रिय के आकार अगर देखने चले जाए हम लोग, मनुष्यों में अगर घ्राणेन्द्रिय देखेंगे तो किसी का नाक चाफे कली के जैसा रहता है, किसी का नाक हम नहीं कहेंगे, बट अलग अलग रहते हैं, रहते कि नहीं रहते हैं,
बिल्कुल रख सकते हैं, ठीक है। तो खैर उस तरीके से लगा लेना, ठीक है। चलिए सुमन सेठी दीदी बस अब बोलिए। भैया जी, जब चक्रवर्ती का इतना उत्कृष्ट क्षेत्र है देखने का, तो तीर्थंकरों का तो इससे भी ज्यादा रहता होगा फिर। नहीं, ये जरूरी नहीं है। कल हमें एक प्रकार से ये देखो, तीर्थंकर की अवगाहना भी जो है, अवगाहना अलग अलग हो जाती है। और अगर ऐसा होता तो उन्होंने उदाहरण तीर्थंकर का दिया होता। आचार्य ने तीर्थंकर का उदाहरण नहीं दिया है। आचार्य ने उदाहरण दिया है चक्रवर्ती का एक। अब दो चीजों को समझना, सभी चक्रवर्ती 500 धनुष की अवगाहना के नहीं होते। हाँ। अगर हम अंतिम ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की अगर बात करेंगे, जो महावीर भगवान के समय के आसपास हुए हैं, तो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की ऊंचाई जो है, अवगाहना जो है, वो उसी प्रकार 7 हाथ 8 हाथ 9 हाथ के आसपास की होगी। वो तो 500 धनुष वाले नहीं थे। तो अवगाहना की अपेक्षा से यह वर्णन नहीं किया जा रहा है, एक शैवक्षम की अपेक्षा से वर्णन किया जा रहा है। और उन्होंने तीर्थंकर शब्द नहीं लगाया। हालांकि किसी टीका में इस प्रकार से, केशवर्णी जी की टीका है, उसमें उन्होंने शब्द ये लगाए हैं। अगर अभी मेरे पास सामने नहीं होगा था, उन्होंने एक शब्द लगाया कि उन्होंने आदिनाथ तीर्थंकर आदि ने इस प्रकार से लिखा, तीर्थंकर आदिनाथ आदि ने इस प्रकार से शब्द रखा है उन्होंने। मतलब ये आदिनाथ भगवान का भी नाम केशवर्णी जी ने ले लिया उसमें। तो किंतु ज्यादातर मान्यता तीर्थंकर की ही, चक्रवर्ती की ही है। चक्रवर्ती, ठीक है, ठीक है। और इतना ही नहीं, तो मूलाचार की एक फलटन से संपादित एक मूलाचार, बहुत प्राचीन मूलाचार फलटन का जो है, जो फलटन से प्राप्त हुआ है, उसको बहुत ही प्रामाणिक माना जाता है। तो उसकी अपेक्षा से अगर देखा जाए तो, और आचार्य वसुरंदी महाराज ने उसकी जो टीका लिखी है, उसकी अपेक्षा से देखा जाए तो उन्होंने सभी पंचेंद्रिय के सभी विषय चक्रवर्ती की अपेक्षा से लिखे, ऐसा वर्णन मिलता है। ठीक है, ठीक है। चलिए डॉक्टर शैला दीदी, फिर कनकमाला दीदी। वंदना भैया, ये तो प्रश्न होगा मेरा क्लियर, आपने सभी चक्रवर्ती का बताया। लेकिन मेरा कहना है कि चक्रवर्ती जो जिन सूर्यबिंब के दर्शन करते हैं, उस समय वही टाइम चाहिए, ऐसा मतलब कहने का तात्पर्य। मतलब अब आप बताइए कि अगर सूर्य दूसरी गली में, तीसरी गली में चला जाएगा, पहली गली में, लेकिन वो भी उसी समय उदित होते समय, उदित होने के समय ही होगा। सपोज अगर दूसरे, जैसे पहली गली में है और दूसरे दिन अगर देखता है, तो दूसरे दिन उनको दिखेगा नहीं, कैसा मेरा कहने का। देखो, अगर जैसे अंतर, अगर इस विषय का जो उत्कृष्ट विषय का जो एक टॉलरेंस लगा के दिया है, एक सीमा डाल के दिखी है, उससे बाहर चला जाता है तो वो देख ही नहीं पाएंगे, कैसे देखेंगे? वही मतलब इसीलिए वो देख सकते, इसका मतलब ये नहीं कि कभी भी पूरे एक वर्ष में देख सकते, एक ही दिन देख सकते, इतनी सी बात। वो फिक्स टाइम रहेगा, उसी दिन उनका चक्षु। और बाकी चक्रवर्तियों के बारे में ये सारा वर्णन जो है, क्योंकि उदाहरण उन्होंने अयोध्या से दिया है, अयोध्या के अपेक्षा से सारा उदाहरण दिया है, तो बाकी का भजनीय है, उसके बारे में जब तक क्लियर आ जाएगा तो। नहीं तो चक्रवर्ती की अपेक्षा से उन्होंने दिया है। किसी भरत चक्रवर्ती का नाम लेकर के नहीं दिया उन्होंने, भरत चक्रवर्ती का नाम लेकर के नहीं दिया है, चक्रवर्ती की अपेक्षा से उन्होंने वर्णन किया है। हाँ, क्योंकि शांतिनाथ कुंतुन अरनाथ जी तीर्थंकर भी थे, चक्र थे, लेकिन चक्रवर्ती की अवस्था में इन्होंने जिन्हें बिंब के दर्शन कर, ऐसा हम कह सकते, ऐसा कह सकते, बिल्कुल कह सकते है ना। चलिए, अब और एक बात समझना तीर्थंकरों के बारे में। तीर्थंकरों, ये सारा मति ज्ञान का विषय चल रहा है। तीर्थंकरों के पास जहां पर मति ज्ञान की अपेक्षा से अगर मान लो कोई लिमिटेशन आती है, तो उनके पास अवधि ज्ञान तो है ही है, और अवधि ज्ञान और भी सूक्ष्म विषय को जानता है। तो इसीलिए अवधि ज्ञान उनके पास ज्यादा और डीप जानने वाला जब है, तो उसकी चर्चा ही वहां पर नहीं होती है। ठीक है, कनकमाला दीदी पूछिए। तो भैया जी, जो बाद वाले चक्रवर्ती हैं, उनके तो महल भी इतने लंबे नहीं है, उनकी हाइट भी इतनी कम है, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि वो दर्शन करें? ये क्षयक्षम की बात है ना। इतने छोटे होकर अभी साधा छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं आपको। कल जो चार्ट हम लोगों ने देखा, उस चार्ट में 2 इंद्रिय और 3 इंद्रिय की चर्चा भी चली है कि नहीं है? तो 2 इंद्रिय की अपेक्षा से जो चार्ट में आ गया कि भाई उसका स्पर्शन इंद्रिय जो है वो 800 धनुष का है, या रसना इंद्रिय 64 धनुष की अपेक्षा से है। अब 2 इंद्रिय जीव हमसे कितना छोटा होता है और हम इतने बड़े हैं, तो भी हम लोग अपनी अवगाहना की अपेक्षा से उतना विषय ले सकते हैं क्या?
तो इसका मतलब है इसका अवगाहना से कोई संबंध नहीं है, एक शैवक्षम की अपेक्षा से कहा जा रहा है। तो इसका मतलब चक्रवर्ती के लिए सभी का मानना पड़ेगा कि वो दर्शन कर सकते हैं। ये पद की अपेक्षा उन्हें यह लब्धि प्राप्त होती है, हाँ, ये लब्धि प्राप्त हुई। क्योंकि चक्रवर्ती पद पुण्य से मिल रहा है और पुण्य मतलब विशुद्धि है, लब्धि है, तो उस लब्धि की अपेक्षा से हाँ। मैं अभी तक सबको यही कहती थी कि चक्रवर्ती खाली भरत चक्री करते हैं क्योंकि उनकी हाइट ज्यादा है, उनकी लंबाई ज्यादा है, बाकी सब दी है से वो नहीं करते। मैंने सबको यही पढ़ा रखा है। अगर ऐसा होता तो वो कहते कि प्रथम चक्रवर्ती ही देखते हैं, ऐसा उत्तर उसमें वर्णन आ सकता। हाँ, लिखा। अब मैं सबको करेक्ट कर लूंगी, सबको गलत सिखाया, सबको राइट कराऊंगी मैं। मतलब आप देखो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि भैया बाकियों के लिए ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि प्रथम चक्रवर्ती ही करते हैं, तो बाकियों का भजनीय है, इस प्रकार से आप भजनीय मतलब पॉसिबिलिटीज है, इस प्रकार से आप कह सकते हैं। चलिए, तो आज के स्वाध्याय में इतना ही रखते हैं, समय पूर्ण हो चुका है। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।